तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगेन एडम सीकर अपने घिनौने इल्ज़ाम प्रॉफिट पर लगा रहा है एंड अपील टू इमोशन फैलेसी का यूज़ कर रहा है, बिना किसी फैक्ट्स के अपनी बात कह रहा है। लेट्स सी। 9 साल की उम्र में रेप किया। अब हाँ ये इतना बड़ा झूठ है, जरा इसको साबित करेंगे। जी करिए। सर, 9 साल की उम्र में बच्ची से कंसेंस होता है। 9 साल की उम्र में बच्ची से कंसेंस होता है। सबसे पहले तो ये हज़रत प्रेजेंटिज्म फैलेसी कमिट कर रहा है, जिसमें ये मॉडर्न डे रूल्स एंड सिचुएशंस पुराने समय में भी थे, इसको अज्यूम करके चल रहा है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल से बात करी है एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से ये प्रूव किया है कि उस समय 1400 साल पहले हमने कोई दवाई, कोई मेडिसिन्स, कोई वैक्सीन्स नहीं बनाई थी, मेडिकल एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी, और इसी वजह से उस समय लोगों की उम्रें कम होया करती थी। केवल 25 से 35 साल पुराने लोग जिया करते थे एंड 50% बच्चे 15 साल की उम्र तक मर जाया करते थे। जी हाँ, 50% बच्चे 15 साल की एज से पहले मर जाते थे, और जो बच्चे 15 की एज क्रॉस कर गए थे वो भी जल्दी ही मर जाया करते थे। इसी वजह से उस समय की एज ऑफ कंसेंट अलग होगी एंड उस समय लोग जल्दी शादियां भी करते थे, क्योंकि उन लोगों के बच्चे मर जाया करते थे। उसके बाद बीमारियों और इन्फेक्शंस का खतरा कई गुना ज़्यादा था आज से। इसी वजह से उन लोगों की उम्रें कम होया करती थी। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। तो क्योंकि उस टाइम उम्रें कम थी और मॉर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा थे, तो इसी वजह से वो लोगों की मजबूरी थी कि सारे काम जल्दी ही करे जाएं, और उस टाइम प्यूबर्टी भी जल्दी ही सब लोग अटेन किया करते थे। जल्दी प्यूबर्टी आती थी तो वही उनकी एज ऑफ कंसेंट थी। इससे ज़्यादा वेट किया ही नहीं जा सकता था। एज आई टोल्ड यू, उस टाइम मॉर्टेलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा थे और प्यूबर्टी को हिट करते ही कंसेंट लिया जाए ये उनकी मजबूरी थी। अगर इससे ज़्यादा वेट किया तो 50 से 60% चांसेस थे कि गर्ल या बॉय सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लिहाजा उस टाइम की ये मजबूरी थी कि 8, 9, 10, 11, 12 साल की एज में ही कंसेंट लिया जाए। और उस टाइम के माहौल में और आज के माहौल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक सही हदीस दिखाता हूँ, सही अल बुखारी 4097, नैरेटेड इब्ने उमर, प्रॉफिट ने उनको बैटल ऑफ ओहद के टाइम जांचा एंड उस टाइम वो 14 साल के थे। प्रॉफिट ने उनको बैटल में शिरकत की परमिशन नहीं दी, लेकिन एक साल बाद जब वो 15 साल के हो गए, जब उनको बैटल में परमिशन मिल गई थी। अब आदम दुनिया के कौन से कोने में इस टाइम 14-15 साल के बच्चे जंगों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आज मेरे इल्म में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे 14-15 साल के बच्चे जंगों में पार्टिसिपेट करते हों। तो ये हदीस इस बात का सबूत है कि उस समय लोग जो हैं वो जल्दी फिजिकली स्ट्रांग हो जाया करते थे, और ये उनकी मजबूरी भी थी क्योंकि उनकी उम्रें ज़्यादा नहीं होया करती थी। और सुनो, खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अराउंड 12 ईयर्स की उम्र में जंगों में पार्टिसिपेट किया है। जी हाँ, सुन के चौंको मत, इट वॉज कॉमन एट दैट टाइम। सही अल बुखारी 2880, बैटल ऑफ ओहद, जो कि एक इतनी डेंजरस वॉर थी। उस टाइम हज़रत आयशा केवल 12-13 साल की थी। बुखारी में आता है कि हज़रत आयशा बैटल ऑफ ओहद में वाटर स्किन्स जो होती हैं उनको भर के, उनको उठा के ला के लोगों को पानी पिला रही थी, और वाटर स्किन को बार बार भरने जा रही थी और लोगों को पानी पिला रही थी, जिससे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी पता चलती है एंड ये भी दिखता है कि उस टाइम केवल 12 साल के बच्चे जंग में पार्टिसिपेट करते थे। अब आदम, जिस उम्र में तुम अपने स्कूल में बैठ के पेंसिल्स चबा रहे थे, उस समय हज़रत आयशा बैटल्स में होती थी। दुनिया के कौन से कोने में आज 12 साल के बच्चे जंगों में ये काम करते हैं? मैं नहीं जानता किसी भी दुनिया के ऐसे कोने को। तो इन हदीसों से साफ साफ ये पता चलता है कि उस समय का माहौल और एज ऑफ कंसेंट अलग थी। जो लेडी 12 की उम्र में बैटल फील्ड में जाने की हिम्मत रखती है, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि वो 9 साल में अपना कंसेंट नहीं दे सकती? तुम लोग प्रेजेंटिज्म फैलेसी कमिट कर रहे हो। आज के रूल्स, आज का माहौल उस टाइम अज्यूम मत करो। उस टाइम का माहौल कंप्लीटली डिफरेंट था एंड एज आई टोल्ड यू, उनको उसी एज के आसपास कंसेंट देना भी होता था, क्योंकि उस समय के लोगों की उम्रें ज़्यादा नहीं होया करती थी। इट वॉज सोशली एंड मोरली एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम। लिहाजा 1400 साल पहले जब 14-15 साल के बच्चे बैटल्स में हो सकते हैं, हज़रत आयशा एक वुमन होके 12 साल की एज में बैटल में हो सकती हैं, तो उनका कंसेंट भी 9 ईयर्स की एज में हो सकता है। प्रेजेंटिज्म
फैलेसी मत कमिट करो आदम। तुम लोग सिर्फ अपने सपनों में इस्लाम को रॉन्ग प्रूव कर सकते हो, रियलिटी में नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। आदम ने ये साबित करने की नाकाम कोशिश करी है कि हज़रत आयशा का नाउज़ुबिल्लाह रेप हुआ था। कंसेंसस के शादी नहीं होती आयशा है। ने मना ओके कर दिया था। यार सबर ले, आयशा वाई ने इस्लाम अब मना चुप कर कर दिया जाए। था। कहाँ है? वाई इस्लाम चुप करके सुने, हदीस पढ़े। जरा इसको उर्दू में कर देते हैं मेरे ख्याल में, ताकि उर्दू में नजर आता है इनको ज्यादा अच्छा। मेरा निकाह जब मेरी उम्र 6 साल थी, फिर हम मदीने आए और नबी हारिस बिन खज़र के यहाँ क़याम किया। यहाँ आके मुझे बुखार चढ़ा, इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मोड़ों तक बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालदा उम्मे रोमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। आयशा जी बता रही हैं, उन्होंने मुझे पुकारा, मैं हाजिर होगी। मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। एक 9 साल की बच्ची झूला झूल रही है, उसको उसकी माँ ने बुलाया, आओ बेटी अंदर आओ। उसको कुछ मालूम नहीं था मेरे साथ इनका क्या इरादा है, कि वो मेरे साथ क्या करने लगी हैं। आखिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के घर के दरवाजे के पास खड़ा किया। मेरा सांस फूल रहा था क्योंकि मैं खेल रही थी झूले के ऊपर। थोड़ी देर बाद जब मुझे सुकून आया तो उन्होंने थोड़ा सा पानी पिला के मेरे मुंह और सर पर फेरा। फिर घर के अंदर मुझे ले गईं। वहां इंसार की चंद खवातीन थीं जिन्होंने मुझे देख के दुआ दी और खैर बरकत दी। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया। उन्होंने मेरी आसाइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूल अल्लाह मेरे पास तशरीफ ले आए और उन्होंने मुझे आपके सपुरद कर दिया। मेरी उम्र 9 साल थी। कंसेंस कहाँ है, समझाइए। तो आदम ने एक हदीस दिखाई जिसमें लिखा था कि हज़रत आयशा को अचानक झूले से उतारा गया और अचानक प्रॉफिट आए और हज़रत आयशा को उनके हवाले कर दिया गया और रेप हो गया। क्लैपिंग। आदम ने इस चीज़ पर जोर दिया कि सब कुछ अचानक हो रहा था, तो इट मीन्स वो रेप था। वेल लेट्स सी क्या सच में सब कुछ अचानक हुआ। इस हदीस का अनदर वर्जन सही मुस्लिम 1422 ए में मौजूद है, जिसमें लिखा है कि खुद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो झूला झूल रही थी तो उनकी मदर ने उनको आवाज़ दी। हज़रत आयशा उनके पास गई और उनकी मदर ने उनको कुछ वुमेंस के हवाले कर दिया। उन औरतों ने उनको दुआ दी और फिर उन्होंने हज़रत आयशा के बाल धोए और सजाया। उनके बाल धोए और सजाया। नोट, बाल धोए और सजाया यानी पूरी प्रिपरेशन हुई। और आगे हज़रत आयशा फरमाती हैं, नथिंग फ्राइटेंड मी, नथिंग फ्राइटेंड मी। पढ़ इसको ध्यान से आदम, नथिंग फ्राइटेंड मी, मुझे किसी चीज़ ने नहीं डराया। खुद हज़रत आयशा फरमा रही हैं, मैं उस प्रिपरेशन से मैं डरी नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, जब हज़रत आयशा डरी नहीं तो इट मीन्स उनको बाद में ये चीज़ पता चल गई थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने उन वुमेन से जो उनको तैयार करा रही थी उनसे पूछ लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बता दिया होगा कि तुमको प्रॉफिट के घर ले जाया जा रहा है। और इसी वजह से हज़रत आयशा नहीं डरी। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम तशरीफ़ नहीं लाए, सुबह तशरीफ़ लाए। एकदम अचानक से सब कुछ नहीं हुआ जैसा कि आदम क्लेम कर रहा था कि हज़रत आयशा को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। हज़रत आयशा को बाकायदा तैयार किया गया, सुबह प्रॉफिट आए। लेकिन आदम ने तो कहा प्रॉफिट अचानक आए। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूल अल्लाह मेरे पास तशरीफ ले आए। हाँ, तो उस टाइम व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ी थे जो मैसेज आ जाता, सुबह ही स्टोरी लग जाती कि प्रॉफिट आने वाले हैं। अचानक ही सब लोग आते थे उस टाइम। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हज़रत आयशा को तैयार होने के बाद भी, सजावट के बाद भी ये पता ही नहीं चला था कि क्या होने वाला है और वो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के घर जाने वाली हैं। बाकायदा वो तैयार थी और हज़रत आयशा को बाकायदा एज अ ब्राइड प्रॉफिट के घर ले जाया गया। अब भी कह दो इस हदीस को देखने के बाद भी कि उनको कुछ पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हो रहा है। और हज़रत आयशा के साथ उनकी डॉल्स भी थीं। जी हाँ, अपनी डॉल्स को उन्होंने अपने साथ ही लिया। तो मैं बता दूं क्या डॉल्स के साथ होने से हज़रत आयशा इमैच्योर एंड प्रीप्यूबेसेंट साबित हो जाती हैं, इसको हम इस वीडियो में डिटेल से डिबंक कर चुके हैं, तो प्लीज़ वॉच इट फर्स्ट। तो हज़रत आयशा एज अ दुल्हन अपनी डॉल्स को भी साथ लेके गई प्रॉफिट के घर। उनका कंसेंट था, उनको पता था कि अब वो प्रॉफिट के साथ ही रहेंगी और वहीं उनके घर जा रही हैं। इसी वजह से वो अपनी डॉल्स भी साथ लेके गई। जबकि होना तो ये चाहिए था कि हज़रत आयशा को ये कहना था कि मेरी मर्ज़ी के बिना शादी कर दी गई और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी और ज़बरदस्ती प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के मुझे घर छोड़ दिया गया। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ये तुम लोग अज्यूम कर रहे हो अपनी घटिया मेंटालिटी से। हम तो देख रहे हैं हदीसों से साफ साफ लिखा है कि हज़रत आयशा अपनी मर्ज़ी से आ रही हैं, अपनी डॉल्स ला रही हैं और कह रही हैं नथिंग फ्राइटेंड मी। तो और क्या चाहिए? कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ज़बरदस्ती हो रही थी या कुछ ज़बरदस्ती या मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हो रहा था।
एंड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट सपोज जो ये जाहिल लोग कह रहे हैं कि उनके साथ सोशली मॉरली अनएक्सेप्टेबल तरीके से उनको घर में लाया गया उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो क्या ऐसी बच्ची कभी खुश रह पाएगी? जबकि हज़रत आयशा के बारे में हमको मिलता है सही हदीसों में कि हज़रत आयशा अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थीं और हज़रत आयशा शुरुआती दिनों में प्रॉफिट के साथ दौड़ लगाया करती थी। और अगर कोई नॉन मुस्लिम आके प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को कुछ उल्टा सीधा कहता था तो प्रॉफिट से ज़्यादा तकलीफ़ हज़रत आयशा को होया करती थी। आप पॉज करके इस हदीस को पढ़ें और ख़ुद तय करें। आप इन हदीसों को पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये जो थ्योरी है इन लोगों की कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सब कुछ हो रहा था, ये यहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स हज़रत आयशा की मर्ज़ी के बिना हुआ? आई चैलेंज यू, कोई ऐसी सही हदीस दिखाओ आदम जिसमें हज़रत आयशा ने कहा हो कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हुआ। क्या ये हदीसों से ऐसा लगता है कि हज़रत आयशा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी हुआ था? और एक और सही हदीस है हमारे पास जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा, जिस दिन हज़रत आयशा की बारी थी सोने की, प्रॉफिट बारी बारी अपनी हर वाइफ के पास सोया करते थे, तो उस दिन हज़रत आयशा का नंबर था। लेकिन प्रॉफिट ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त मांगी और कहा, ओ आयशा, आज रात मुझे इजाज़त दो मैं अपने रब की इबादत करूं। इस पर हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे आपके करीब आना पसंद है। देख ले गधे, खुद हज़रत आयशा, वही हज़रत आयशा जिनका तेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग रेप हुआ है नाउजुबिल्ला, वो कह रही हैं कि प्रॉफिट के क्लोज़ आना मुझे पसंद है। किनको? हज़रत आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज़ आना पसंद है। खैर, उसके बाद हज़रत आयशा ने प्रॉफिट की खुशी के लिए उस रात इजाज़त दे दी। उसके बाद प्रॉफिट ने पूरी रात रो रो कर अल्लाह की इबादत करी, पूरी रात इबादत करी। तो क्या ये एक सेक्सुअली परवर्टेड इंसान के लक्षण हैं? इम्पॉसिबल। किसी भी तरीके से तुम लोगों की थ्योरी सपोर्टेड ही नहीं है किसी एविडेंस से। अब साबित कर आदम कि हज़रत आयशा की मर्ज़ी के बिना सब काम हो रहे थे, जबकि मैं तुमको सही हदीसें दिखा रहा हूँ और क़यामत तक का चैलेंज है। इमोशनल फैलेसीज मत कमिट करो, सही हदीस दिखाओ कहाँ ये लिखा है कि हज़रत आयशा की मर्ज़ी के बिना सारे काम हुए। अब अच्छा, आपको पता है आदम ने एक और हदीस दिखाई है जिससे ये साबित किया है कि हज़रत आयशा का कंसेंट नहीं था। लेट्स सी कौन सी हदीस दिखाई है जिसका हमें नहीं पता। कि इनके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं सर, इनसे 4 हाथ में आगे होता हूँ। ये अभी बोलते नहीं है, मुझे पता होता है कि कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। ठीक है? ये देखें, आपके पास है सही बुखारी की हदीस 6946। क्या औरतों से इनके निकाह के सिलसिले में इजाज़त ली जाएगी? हज़रत ने फरमाया हाँ। मैंने अर्ज़ की लेकिन कंवारी लड़की से इजाज़त ली जाएगी तो शर्म की वजह चुप साध लेगी। ये हज़रत आयशा जो हैं, ये क्यों बोल रही थी कि कंवारी लड़की से अगर ली जाएगी तो वो चुप का, क्योंकि उसने नहीं बोला था, उसने हाँ नहीं दी थी, लिहाजा उसने अपने आप को जस्टिफाई किया। हज़रत ने फरमाया इसकी खामोशी ही इजाज़त है। आदम ने एक हदीस दिखाई जिसमें लिखा था कि हज़रत आयशा ने प्रॉफिट से पूछा कि क्या एक वुमन का कंसेंट ज़रूरी है शादी के लिए? तो प्रॉफिट ने फरमाया यस, ही सेड यस। बट अब आदम ने अपना जीनियस दिमाग चलाया और कंक्लूजन निकाला कि क्योंकि हज़रत आयशा ने कंसेंट नहीं दिया था, इसी वजह से उन्होंने प्रॉफिट से पूछा। मतलब हज़रत आयशा का क्योंकि खुद का कंसेंट नहीं था, इसी वजह से वो प्रॉफिट से पूछ रही हैं कि एक लड़की शर्माए और चुप रहे, जवाब ना दे। तो इस पे प्रॉफिट ने कहा था कि देन उसका साइलेंस ही उसका कंसेंट होगा। तो वो भी इस वजह से हज़रत आयशा ने पूछा कि उन्होंने अपनी कुछ सहेलियों को नोटिस किया होगा कि उनकी सहेलियाँ शर्मीली थी, जैसा कि हमने इस हदीस में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर उनकी सहेलियाँ छुप जाया करती थी। तो इस वजह से मे बी उन्होंने पूछा होगा, लेकिन होना तो ये चाहिए था। तो मिस्टर जीनियस, जब प्रॉफिट ने कह दिया था कि एक लड़की का कंसेंट ज़रूरी है, तो हज़रत आयशा को तो ये कहना चाहिए था कि फिर मेरा कंसेंट क्यों नहीं लिया था? जब कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड तो हज़रत आयशा को तो ये कहना चाहिए था, ये शिकायत करनी चाहिए थी कि फिर मेरा कंसेंट क्यों नहीं लिया। हज़रत आयशा का ये ना पूछना कि मेरा कंसेंट क्यों नहीं लिया, इस बात का सबूत है कि हज़रत आयशा का कंसेंट भी लिया गया था, उनका कंसेंट था, वरना उनको तुरंत एतराज़ होना चाहिए था कि मेरा कंसेंट क्यों नहीं लिया। वेल, अब आदम कहेगा कि हज़रत आयशा इतनी डिप्रेस थी, इतनी डरी हुई होंगी प्रॉफिट मोहम्मद से कि वो किसी चीज़ की शिकायत ही नहीं करती होंगी, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी किसी चीज़ की शिकायत करने की। वेल, ये क्लेम कि हज़रत आयशा डिप्रेस थी और डरी हुई थी प्रॉफिट से, ये क्लेम भी कोई साबित नहीं कर सकता है, जबकि सही हदीसों में आता है कि हज़रत आयशा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के सामने जेलसी में बर्तन तक तोड़ दिया करती थी। जी हाँ, सही हदीसों में आता है, जैसे सुनन निसाई 3957 में लिखा है कि प्रॉफिट की दूसरी वाइफ ने प्रॉफिट के लिए कुछ खाने को भेजा।
एक बर्तन में, तो हज़रत आयशा ने जेलसी में उस बर्तन को ही तोड़ दिया। उसके बाद भी प्रॉफिट ने कुछ नहीं कहा और कहा कि इस जैसा बर्तन और इस जैसी डिश इसका कफ़ारा होगा। तो पॉइंट इज, जो हज़रत आयशा प्रॉफिट के सामने खाने के बर्तन तक को तोड़ सकती है, उनका ये कहने में क्या जा रहा था कि फिर मेरा कंसेंट क्यों नहीं लिया। लेकिन कहीं पर भी आदम तू ये हदीस नहीं दिखा सकता, ऑथेंटिक हदीस जिसमें हज़रत आयशा कह रही हूँ मेरे कंसेंट के बिना मैरिज हुई, मेरे कंसेंट के बिना इंटरकोर्स हुआ, कुछ नहीं तू दिखा सकता अपनी थ्योरी के सपोर्ट में। जबकि मैं मल्टीपल रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ जो कि तेरी रेप थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। लास्टली अब सवाल यह आएगा कि क्यों हज़रत आयशा ने ये पूछा कि लड़की का कंसेंट ज़रूरी है। वेल, इसकी वजह है सही अल बुखारी 3461 में आता है कि जो कोई भी शख्स अल्लाह के रसूल पर इंटेंशनली झूठ बांधता है, यानी कोई ऐसी बात कहता है जो प्रॉफिट ने नहीं कही, अपने ही मन से बनाकर प्रॉफिट की तरफ कह दी कि ये बात प्रॉफिट ने कही, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में देख ले। तो इस डर से सारे मुस्लिम्स छोटी छोटी बात को अल्लाह के नबी से पूछा करते थे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके मुंह से गलती से भी कोई ऐसी बात निकल जाए जो कि अल्लाह के नबी ने ना कही हो। तो इस डर से वो लोग छोटी छोटी बातों को प्रॉफिट से पूछा करते थे। भले ही वो काम वो लोग पहले से करते आ रहे हो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट से कंफर्म किया करते थे जहन्नुम के डर की वजह से। सिंपल एंड क्लियर। एंड लेट्स एंड दिस डिबेट। सही अल बुखारी 5138 में आता है, किसी मेट्रन की शादी उनके फादर ने उनकी मर्जी के बिना कर दी, यानी फादर ने किसी वुमेन की शादी उनकी इच्छा के बगैर कर दी। तो वो वुमेन प्रॉफिट के पास गई और कंप्लेंट करी कि मेरे फादर ने मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना कर दी। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने तुरंत मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। प्रॉफिट ने कहा कोई शादी हुई ही नहीं, मैरिज इज इनवैलिड। बिना लड़की के कंसेंट के मैरिज इनवैलिड है, कोई शादी मानी ही नहीं जाती। तो कमाल की बात है, अगर प्रॉफिट ने खुद हज़रत आयशा की मर्ज़ी के बिना शादी करी थी, तो वो ऐसा हुक्म क्यों देंगे कि बिना लड़की की मर्ज़ी के शादी नहीं हो सकती। ये सोचने वाली बात है। अरे जाहिलो, अपने जितने हेल्पर्स हैं अल्लाह के सिवा उनको बुला लो। इस केस में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुम क़यामत तक साबित नहीं कर सकते कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिना मर्ज़ी के प्रॉफिट के साथ रहीं। सिंपल एंड क्लियर। सर देखिए, इनके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं सर, इनसे 4 हाथ में आगे होता हूँ। ये अभी बोलते नहीं है, मुझे पता होता है कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं।